नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंगल। कोटा संभागीय आयुक्त के साथ भीम न्यूज़ इंडिया की एक मुलाकात। मेरे साथ हैं कोटा के डिविजनल कमिश्नर श्री राजेंद्र सिंह शेखावत IAS। आइए हम इनसे बात करते हैं। चूँकि आप पूरा कोटा संभाग देखते हैं तो लाजमी है कि संभाग की ही बात की जाए। सर, एक प्रश्न है, वर्तमान समय में जल संकट का दौर चल रहा है। ग्राउंड वाटर नीचे से ख़त्म होता जा रहा है। इवन ये सांगोद वाला एरिया है, इसमें तो 15-20 मीटर ही पानी रह गया है। इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? देखो, अभी जल संकट से निपटने के लिए और समर कंटीजेंसी प्लान के लिए राज्य सरकार ने डायरेक्शन सभी कलेक्टर्स को दिए हैं, हमें भी दिए हैं। आपको ध्यान में होगा, अभी हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी PhD हैं वो अभी रिव्यू करके गए हैं, जिसमें चारों जिलों का रिव्यू किया है। उसमें ये एक एक चीज़ मॉनिटर की है कि कहाँ हैंडपम्प लगना है, कहाँ कंटिजेंसी प्लान के तहत जो लाइन ख़राब हो गई उसको रिपेयर करना है, और कहाँ आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है वाटर का। तो निश्चित रूप से आप जो एरिया बता रहे हैं वो काफ़ी टिपिकल है, पानी वहाँ नीचे गया है। और वहाँ की नहीं, कुछ प्रॉब्लम 12 की भी है। 12 में भी लगभग 50% एरिया को कवर करना पड़ेगा हमें ट्रांसपोर्टेशन से, दूसरे साधनों से ही। झालावाड़ में भी कुछ जगह मगरा एरिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, और यहाँ कोटा के अंदर भी काफ़ी लाइनें भी चेंज की है, कई जगह पर इन्होंने वैसी व्यवस्था भी की है। और साथ ही साथ MLA लेड और MP लेड और अन्य स्कीम से भी जो सैंक्शंस हुई है उस पर भी क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है। सर, गवर्नमेंट जो ग्राउंड वाटर से सिंचाई करते हैं उसके ऊपर पाबंदी लगा रही है, विशेषकर सिटी एरिया में। ये अक्सर देखने में आया है कि कोटा शहर में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन रही हैं उन सब लोगों ने ग्राउंड वाटर नीचे बोरवेल कराए हुए हैं। तो इसका भविष्य में दुष्प्रभाव होगा पानी के ऊपर, ग्राउंड वाटर के ऊपर। क्या कोई ऐसी आपके पास स्कीम है या कोई पाबंदी है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 20-20 मंजिल की बना रहे हैं? आफ्टर ऑल पता भी नहीं लगता प्रशासन को, और ये चार दीवारी के अंदर ही ग्राउंड वाटर बोरिंग करके निकाल लेते हैं। तो नेचुरली है कि ये जो अभी हम बात कर रहे थे ग्रामीण क्षेत्र की, सांगोद वाला एरिया है, लाड़पुरा एरिया है, शहर में भी ऐसी स्थिति आ जाएगी। फिर आपके पास इसके लिए क्या है? अभी 2 प्रकार की स्थितियां सामने आई हैं। जैसे बुद्धि का इश्यू आया था कि साहब कई जगह पानी नहीं इसलिए नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि लोगों ने राइजिंग लाइन से या फिर पानी ले रखे हैं या फिर बूस्टर लगा लेते हैं। तो अभी PhD जो डिपार्टमेंट है वो अवैध जो बूस्टर हैं या इस प्रकार से राइजिंग लाइन से कनेक्शन ले रखे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। सेकंड, जो कोटा की बात कर रहे हो आप, तो कोटा के अंदर ये बात सामने आई है कि जो काफ़ी हॉस्टल्स बने हुए हैं वहाँ उन्होंने बोरिंग कर रखे हैं, और बोरिंग करने के बाद जो पानी निकल रहा है उसकी क्वालिटी ख़राब है। तो फिलहाल तो हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो क्वालिटी ख़राब है वो ख़राब नहीं हो, उसकी टाइम टू टाइम चेकिंग हो ताकि कोई बीमार नहीं हो। सेकेंड इशू आपका ये बनता है कि क्या वो लीगल है या इलीगल है। लीगल और इलीगल जो हैं या इलीगल हैं या नहीं बनाए या फिर मिसयूज़ कर रहे हैं, तो इसका हम कलेक्टर साहब को कह देंगे तो ताकि वो अपने आप चेक करवा लें वहाँ पर। सर, अब बात आई है, जैसा अभी आपने फरमाया कि हॉस्टल्स में पानी की बोरिंग होती है। अब अपन छात्रों की बात करें, कोटा शिक्षा का बहुत बड़ा हब है, पूरे हिंदुस्तान में नाम है। यहाँ छात्रों की आत्महत्या की जो दर है उससे बदनामी हो रही है कोटा शहर की। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से खूब कोशिश कर रहा है, एंटी हैंगिंग डिवाइस लगा रहा है और मॉनिटरिंग कर रहा है, उसके बाद भी ये क्यों नहीं रुक पा रहा है? देखो, इसमें प्रशासन की तरफ से तो एफर्ट्स में कोई कमी रखी नहीं। इवन हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर्स हैं, वो लोगों के पास जो गार्डियंस हमसे बात कर रहे हैं, हमारे ADM सिटी वगैरह कंटिन्यू टच में रहते हैं। इसके अलावा खुद जो कोचिंग सेंटर्स है वहाँ जाके छात्रों से बात करते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा साथ साथ कि यहाँ नंबर भी अन्य किसी सिटी से ज़्यादा है, यानी इन कंपैरिजन ऑफ अदर जो सिटी हैं, छोटे छोटे सिटी या दूसरे, उनसे कोटा का नंबर भी बहुत बड़ा है। तो उस नंबर से भी आपको असेसमेंट करना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएँ सब जगह हो रही हैं, लेकिन कोटा में हो रही हैं, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। सर, एक और ज्वलंत समस्या भीम न्यूज़ इंडिया के सर्वे करने पर सामने आई है कि कोचिंग
क्षेत्र का जो एरिया है वहाँ नशे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है। इसकी रोकथाम के लिए आप क्या करोगे? बाहर के बच्चे आते हैं जो ड्रग माफिया हैं, उनको अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। अब ड्रग किसी भी तरीके का हो सकता है, मॉर्फिन हो सकता है, स्मैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आप संभागीय आयुक्त होने के नाते किस तरीके से आप इस बारे में चर्चा हुई है, मेरी पुलिस अधिकारियों से भी हुई है, कलेक्टर से भी हुई है कि आप जहाँ भी जाएं काउंसलिंग करें कि किसी प्रकार के नशे पत्ते से दूर रहने की कोशिश करें। ये बात भी सामने है कि कुछ बच्चे भी, कुछ छात्र भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और किसी के लिए काम करते हैं, तो इस पर भी बात रखने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह कि पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन और कोचिंग संस्थान के जो चलाने वाले और हॉस्टल चलाने वाले, चारों का आपस में कोऑर्डिनेशन हो, तब इस पुलिस के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तभी इस समस्या को कर्टेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो एक एक स्टूडेंट पे बात रखना तो बहुत मुश्किल काम है। तो कोई प्रयास करेंगे कि और इन पे बात रखी जाए। सर, एक समस्या और आई है, कोचिंग से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोटा में कोचिंग का बड़ा उद्योग है, पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम है। यहाँ बच्चे और उनके अभिभावकों का शोषण होता है। मेस में खाने के लिए, मकान में किराए के लिए। यदि कोई बच्चा फ़ीस भर देता है और उसको यदि वो उस मेस का खाना पसंद नहीं आता तो वो मेस वाला पैसे वापस नहीं करता। इसी तरीके से हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल का यदि वातावरण सूट नहीं करता तो हॉस्टल वाले पैसे वापस नहीं करते। ये बच्चों का शोषण हो रहा है। इसके लिए क्या प्रशासन ने कोई विजिलेंट कमेटी बनाई है जो इस पर चेक और वॉच का पॉइंट? नहीं, आप सबको पता है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लेवल पे जो एक अधिकारी है वो कंटिन्यू इसका टच में है। कोई भी शिकायत आती है उसको हम टेकअप करते हैं, चाहे वो गार्डियन की हो, चाहे किसी हॉस्टल से रिलेटेड हो, चाहे या कोचिंग से रिलेटेड हो या बच्चे से रिलेटेड हो, उसकी कोशिश करते हैं उसका समाधान निकले। मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं अपन। मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन कोई ना कोई शिकायत आती है। मुझे कहना नहीं चाहिए, अभी फ़िलहाल एक इंसिडेंट हुआ है, पूरे पेपरों में आया है, प्रशासन के नॉलेज में। हाँ, प्रशासन की नॉलेज में है और इसकी इंक्वायरी भी, वो रिपोर्ट भी भेज रहे हैं इस बारे में। अब सर हम बात करते हैं, बना दी उन्होंने, किसानों की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। किसानों की समस्या है, एक तो उनको टेल तक पानी नहीं पहुंचता नहर का, एक समस्या। दूसरी समस्या ये है कि उनके द्वारा जो उत्पाद है उसका समय पर खरीद नहीं होती। मंडी समितियों में भंडारण की समस्या है। कभी कभी क्या होता है, बेमौसम बरसात आ जाती है तो जीन्स भीग जाता है, जिसका लाखों रुपए का किसान का खून पसीने की कमाई है, उसका नुकसान होता है। इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? या क्या आपके 2-3 इशू है। जैसे सीएडी में कमिश्नर की बात करें, नहरों की बात करें, तो आपको मैं बताऊं कि आपको मैंने जब ज्वाइन किया तो शुरू में 8-10 दिन तक ये दिक्कत आई थी कि टैलेंट तक नहीं पहुँच रहा, ये नहीं पहुँच रहा। लेकिन मैं बता दूँ कि लास्ट के 1.5 महीने में मेरे पास एक भी कंप्लेंट नहीं आई। इसका कारण ये है कि मैंने पूरी मशीनरी को फील्ड में उतार दिया और एक एक मॉनिटरिंग की, तो 0 हमारे पास कंप्लेंट थी लास्ट में। शुरू के इनिशियल स्टेज में आई थी इस तरह की बातें, लेकिन बाद में नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि यदि हमारा सिस्टम हम इम्प्रूव कर दें और सारे लोग फील्ड में रहें तो इस समस्या का निजात मिल सकता है। इसका कारण ये फील्ड टैलेंट तक नहीं पहुँचने का, एक तो मिसयूज़ पानी का करते हैं लोग बाग, और दूसरा ये जो मोटर वगैरह लगा के जिनके पास इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है वो इसका यूज़ करते हैं। तो वो 2 बड़े कारण हैं। तो उसको विजिलेंट कौन करेगा तो सर? पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन विजिलेंट रहे तो इस बार शिकायतें नहीं आई ना, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। अच्छा सर, दूसरा आपका क्वेश्चन था इसके अंदर कि खरीद फरोख्त के बारे में, कि सब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीद करें अपन। तो आपको ये पता होगा कि मैंने आने के बाद सबसे पहले मीटिंग की थी इसके बारे में और रिव्यू किया था। इसमें सबसे ज़्यादा जो खरीद होती है वो गेहूँ की होती है और FCI खरीदती है। तो FCI का नेटवर्क सब जगह चल रहा है। अब इतने बड़े नेटवर्क में, क्योंकि पूरे राजस्थान में सबसे अधिक यदि खरीद होती है तो या तो इस एरिया में होती है या फिर गंगानगर साइड में। छोटी मोटी शिकायतें आने स्वाभाविक हैं, लेकिन हमने सारी रेवेन्यू एजेंसी को, मंडी सेक्रेटरीज को और कलेक्टर्स को अलर्ट कर रखा है और वो लोग कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं। और जहाँ तक मंडीज़ की बात है, मंडीज़ के पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, हालांकि इस समय इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास नहीं है कि वो इस पूरी कमी को पूर्ति कर दे, लेकिन इसका मैक्सिमम यूज़ करने के लिए डायरेक्शंस दी है। इसके लिए सॉर्ट आउट करने के लिए एक संभावना बनती है, प्राइवेट वेयर हाउस को भी गवर्नमेंट यदि सही तरीके से प्रमोट करे तो ये समस्या दूर हो सकती है। ये तो पॉलिसी लेवल का मैटर है, स्टेट लेवल पे डिसीजन लेना पड़ेगा इसमें।
सर अब आते ये हैं, बातें जो सबको पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हम आते हैं सर बिजली की समस्या के ऊपर। हालांकि कोटा में तो आपूर्ति ठीक हो रही है, कारण क्या है कि KDL यहाँ पर है, प्रोडक्शन हमारा यहाँ पर है, लेकिन सरकार द्वारा जो सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उसका सही ढंग से प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने ये अपने इंटरव्यू में एक बार माननीय ऊर्जा मंत्री जी से भी ये बात कही थी कि डोमेस्टिक सोलर पावर जो छतों पे लगते हैं वो लोग कम यूज़ कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? आप PM सूर्यघर योजना की बात कर रहे हैं? जी हाँ, उसका क्या कारण है? उसका ढंग से प्रचार प्रसार नहीं हो रहा। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जहाँ छोटी छोटी यूनिट्स हैं, लोग रह रहे हैं, तो कई बार जो बिजली का विभाग के अधिकारियों से बात हुई है तो कई बार लोगों के लिए अनिच्छुक इसलिए भी हैं कि उनको लगता है कि ऑलरेडी हमारा तो काम चल रहा है, सब माफ़ कर रखा है, बिल कम आ रहा है, तो कौन इस झंझट में पड़े, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ तो पैसा लगाना ही पड़ेगा अपने घर से। नहीं, गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे रही है सर। सब्सिडी दे रही है, फिर भी कुछ लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल 100% सब्सिडी है उसके अंदर। सेकंड, आप जो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा लग रहे हैं, जहाँ अवेयरनेस कम है वहाँ कम लग रहे हैं। अब कोशिश करेंगे कि कैंप्स लगवाएं, कैंप्स के माध्यम से जागृति लाने की कोशिश करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन मोर क्वेश्चन इसी, पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरीके से उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर रडार पे है, कोटा रडार पे क्यों नहीं है? कारण यहाँ अच्छे होटल, अच्छे रिसोर्ट की कमी है, आवागमन के साधनों की कमी है, साथ ही यहाँ बहुत अच्छा पर्यटन उद्योग विकसित हो सकता है सर, जिसमें टूरिस्टों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए कोई ऐसी बसेस की सुविधा हो, जैसे गोवा में हो बस चलती है, दिल्ली में है दिल्ली दर्शन है, ऐसे कोटा में कोटा दर्शन करके कोई बस चले जो जितने भी ये टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ तक पर्यटकों को एक पर्टिकुलर स्थान हो, चाहे राजस्थान टूरिज्म का ऑफिस हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, वहाँ से इन लोगों को जो टूरिस्ट हैं इनको बढ़ावा देने के लिए इस तरह की कोई स्कीम हो सकती है। एक ट्रेंड गाइड की व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा ये जो ऑटो और टैक्सी हैं इनका जो किराया है इस पर भी नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि कारण क्या होता है कि ये लोग जो ऑटो टैक्सी वाले हैं ये मन मर्जी से किराया वसूल करते हैं। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कोटा में अपार संभावना है, रिवर फ्रंट है, ऑक्सीजन पार्क है, गढ़ पैलेस है, दुनिया भर का है। साथ ही सर ये जो किशोर सागर तालाब है इसमें यदि नौका विहार का सिस्टम लागू हो जाए तो कुछ हद तक राज्य सरकार को भी अर्निंग हो। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि कोटा में जो टूरिज़्म की जो फैसिलिटीज़ हैं, कोटा नहीं बल्कि इस पूरी हाड़ौती क्षेत्र की, तो अपार संभावनाएं हैं। लेकिन जितना हम इसमें संभावनाएं हैं और जितना यहाँ पर इधर उधर वैभव बिखरा पड़ा है उस तक लोगों की पहुँच नहीं हुई है। बड़े बड़े किले हैं, आप बूंदी के देखो तो बूंदी क्षेत्र शैली है, बूंदी का बावड़ी है, यहाँ पर आप देखें तो मंड देवरा है, फिर आप गागरून का किला है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। इसके बाद आप यहाँ देखें तो कोटा के अंदर भी आपका रिवर फ्रंट है, बहुत अच्छा बना है, ऑक्सीजन पार्क है, फिर आपका चंबल की जो सफारी है ये भी अपने आप में बहुत अच्छी है। तो निश्चित रूप से आपका एक अभ्यारण्य भी है, हालांकि इसमें अभी इतना ये अट्रैक्टिव नहीं हो पाया क्योंकि साइट नहीं हो पा रही, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी ऐसी जगहों से भी ये पिछड़ा हुआ है जहाँ एक एक चीज़ है, एक एक दो चीज़ है। यहाँ तो आराम से 3-4 दिन आदमी आराम से यहाँ निकाल सकता है। तो 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, आप सही कह रहे हो कि होटल्स अच्छे नहीं हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें, और इतना माहौल भी नहीं बन पाया कि जो टूरिस्ट को अपील कर पाए। नंबर 2, आप जो कह रहे हैं कि एक्सपर्ट गाइड्स भी नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि एक्सपर्ट गाइड्स भी नहीं है। नंबर 3 ये कि आप जो ऑटो वगैरह इनके भी सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, ये भी बिल्कुल सही है। अभी मैंने स्किल डेवलपमेंट में इन चीज़ों को शामिल करने के लिए कहा है कि आप टूरिस्ट गाइड तैयार करो। आपने एक बस की बात की कि बस घूमे, टूरिस्ट तो आए, कम से कम टूरिस्ट आएंगे तो अपने आप ही लोग प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी आ जाएंगे। इसके अलावा KDA वगैरह दूसरे लोग भी इसमें आगे आ जाएंगे जो करेंगे। जहाँ तक किशोर सागर तालाब की बात है, किशोर सागर तालाब को DPR बन गई है और किशोर सागर तालाब को डेवलपमेंट के लिए और अधिक अट्रैक्टिव करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी नावें वगैरह चली रही हैं। इसके अलावा टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए वही नहीं बल्कि हम
KDA में जो सड़कें हैं सारी, इनका भी सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं, सड़कों को भी ले रहे हैं, इसके अलावा स्टेडियम को भी ले रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का इसको भी मजबूत कर रहे हैं। और आप देखें तो इसके अलावा ये भी आने वाले टाइम में प्लानिंग है कि जो चंबल है उसके अंदर क्रूज़ की सेवाएं भी ली जाएं, और बाकी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी ट्राई कर रहा है कि आने वाले टाइम में कौन कौन से क्या क्या चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं ताकि टूरिस्ट यहाँ पर आए। एक और प्रश्न सर, ये जो रंगपुर है, कोटा से सीधी कनेक्टिविटी है, रंगपुर चंबल नदी का किनारा है, वहाँ ज़्यादातर लोग है ना अस्थि विसर्जित करने के लिए जाते हैं। वो रास्ता इतना सकरा है, नदी तक जाता है, नदी तक जाने के बाद भी वहाँ क्या है, प्राइवेट नाव चलती हैं जहाँ जीवन रक्षा उपकरण नाम की कोई चीज़ नहीं है। कल को कोई हादसा हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? क्या आप अपने माध्यम से सरकार के थ्रू उस एरिए को डेवलप कराने की मंशा रखते हैं, जिससे कि चूँकि एक दर्शनीय क्षेत्र है और ज़्यादातर मृत्यु होने के पश्चात इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आप मुझे कोई प्रपोजल आएगा तो इसको मैं जिस सक्षम स्तर से अनुमति की जरूरत है उसको प्रोसेस करवा दूँगा। एक और क्वेश्चन है सर, क्या आप पर्यटन विभाग के माध्यम से कोई ऐसा ब्रोशर जारी करना की व्यवस्था करेंगे जिसमें कोटा के जितने भी पर्यटन स्थल हैं? आपको मैं बता दूं कि कोटा जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है राजस्थान का, उसने ऑलरेडी कोटा की सारी चीज़ें लेके और ब्रोशर जारी कर रखा है, और मैंने टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बुला के बात भी की, और उनके पास काफ़ी लिटरेचर इसके बारे में अवेलेबल है। और उन्होंने ही नहीं बल्कि प्राइवेट लोगों ने भी कोटा में क्या क्या है टूरिज़्म के हिसाब से उन्होंने एक बुक पब्लिश की है हाड़ौती के ऊपर, जिसमें सारे हाड़ौती के जितने भी टूरिज़्म अट्रैक्शन सेंटर हैं उनके बारे में जानकारी है। तो ज़रूरत है प्रसार की, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर जैसे रेलवे स्टेशन पर, जैसे सवाई माधोपुर में है, रणथंभौर है, वहाँ टाइगर सेंचुरी है, उसके फ़ोटो वोटो दे रखे होते हैं। क्या रेलवे स्टेशन पे भी इस तरह के जो हमारे टूरिस्ट प्लेस हैं उनके भित्ति चित्र अंकित हो सकते हैं क्या, जो कम से कम कोई यात्री आता है, कोटा आता है, तो वो अपने आप उन भित्ति चित्रों को देख के आकर्षित हो कि मुझे रिवर फ्रंट जाना है या मुझे फला जगह जाना है? हमने ये प्लान जरूर किया है कि जो सड़कें वगैरह बना रहे हैं हम 6-7 साइड में, जिन जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जो टूरिज़्म स्पॉट्स हैं उनको अब पब्लिसाइज करें, लोग उनको देखें और अट्रैक्ट हों। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ हाड़ौती संभाग यानी कोटा के डिविजनल कमिश्नर श्री राजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब IAS हैं। आपने भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने साथी ओम प्रकाश मेघवाल के साथ सीधे कमिश्नर साहब के कार्यालय से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। धन्यवाद। थैंक यू। भीम न्यूज़ इंडिया को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कीजिए। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।